हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। और ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो है कन्फ्यूज़न रहता है और कई बार जो है भूल जाते हैं, चाहे वो उस घटना को लेकर के हो या उसके समय को लेकर के हो या उन दोनों घटनाओं का जो अर्थ है, अपना जो उद्देश्य है, उनको लेकर के हो। तो अक्सर परेशानी होती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ पढ़ लें, इन दोनों टॉपिक को। और ये दोनों टॉपिक आप देख पा रहे होंगे वीडियो बोर्ड पे। एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, और दूसरा है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोगों को इस पर दिक्कत होती हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा मुझे लगता है कि समस्या होती है यहाँ पर दोनों को समझने में, इन दोनों के अंतर को समझने में। तो मुझे लगा कि क्यों ना इनके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, ताकि जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं, एकदम से समस्या ना हो किसी को। तो आइए हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर जो है बात करेंगे। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इनको डीप पे एकदम नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं बताऊँगा पूरा, ना ही मैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊँगा। बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो दोनों टॉपिक हैं, अगर आपने पढ़ा है, देखिए कन्फ्यूज़न तभी होता है जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इन दोनों को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उनको समस्या होती है कई बार, ठीक है। उनको समस्या होती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन क्या है। ये मुख्य जो है यहाँ पर समस्या आती है, ठीक है। तो सारे लोगों को समस्या नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो हैं अभी शुरुआत जो किए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको समस्या यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा। हालांकि किसी घटना की अगर पृष्ठभूमि ना पता हो तो मुझे लगता है उस घटना को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन दोनों घटनाओं की पृष्ठभूमि के बारे में भी बता दूँ कि ये क्यों शुरू की गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो इसके फैक्ट हैं उन पर बात करते हैं। जैसे अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये शुरू जो हुआ था दांडी से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उसी प्रकार अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो इसकी शुरुआत जो होती है 5 सितंबर 1920 से होती है और ये कब समाप्त होता है? 12 फरवरी 1922 को। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे अभी मैं बात करूँगा दोनों में, जैसे अब यहाँ हम बात करें, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। क्योंकि जो घटनाएं हैं, अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ें या हम मध्यकाल के कालीन भारतीय इतिहास की बात करें या प्राचीन की बात करें, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या होता है कि एक घटना दूसरे घटना से किसी न किसी प्रकार कनेक्ट रहती है, उसका जो है संबंध रहता है, ठीक है। तो अब हम करते क्या हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ असहयोग आंदोलन पढ़ना शुरू कर देंगे, तो असहयोग आंदोलन उतना आपको समझ में नहीं आएगा। या हम सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई भी इस प्रकार की घटना या युद्ध, अगर हम उसी को सिर्फ फोकस करके पढ़ेंगे कि हाँ ये कब हुआ, किसने कि किसके बीच हुआ, क्या हुआ, इसमें कौन सी संधि हुई, तो उतना समझ में नहीं आता है। क्योंकि अचानक से कोई चीज़ नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें इन घटनाओं के बारे में उसके पूर्व पे जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उसके पहले नहीं जाएंगे कि आखिर क्या माहौल बन रहा था। 1857 की क्रांति अगर बात करें, कोई अचानक से होने वाली क्रांति नहीं थी कि तुरंत बस जो है सिपाही विद्रोह हो गया और तुरंत जो है दिल्ली को कब्जे में ले लिया गया और उसके बाद बस शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। हर एक घटना के पीछे कुछ समय रहता है, कुछ समय लगता है उसको उस तरह का माहौल बनने में, ठीक है। उस तरीके का माहौल बनने में समय लगता है और उसकी एक पृष्ठभूमि होती है। तो उसी प्रकार इन दोनों घटनाओं की भी पृष्ठभूमि है। तो अगर आपने इनके आगे पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपको हो सकता है उतना ये चीज़ें जो हैं समझ में ना आए। बाकी अगर आपको रटना है तो आप रट सकते हैं कि हाँ सहयोग आंदोलन इस समय हुआ था, इस समय समाप्त हुआ था, किसने के द्वारा किया गया, क्या क्या हुआ, ये तो रटने वाली बातें होंगी। लेकिन असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, अगर क्यों शब्द लगा देंगे तो फिर आपको इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने बात की कि बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। जैसे अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो थोड़ा सा हम पहले इसकी पृष्ठभूमि पे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, हालांकि मैंने कहा था कि ज़्यादा हम डीप पर नहीं जाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर जाएंगे।
उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का शब्दों का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस, इसका मतलब ये है कि हम विनय पूर्वक क्या करें कि हम कानून को मानना बंद कर दें, हम विनय पूर्वक कोई हिंसा ना करें, क्योंकि गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था, ठीक है, वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि हम आंदोलन करें, और कैसा आंदोलन करें कि जो भी नियम हमारे खिलाफ बनते हैं हम उन, या जो भी अंग्रेज नियम बनाते हैं हम उनको विनय पूर्वक नहीं मानेंगे, ठुकरा देंगे। ये है सविनय अवज्ञा। जब हम असहयोग की बात करेंगे तो यहाँ क्या है कि हम बिना कोई हिंसा किए हुए हम अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, क्योंकि देखिए अंग्रेज अगर भारत में रह रहे हैं, अगर हमको उपनिवेश की हमारे यहाँ किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो खुद यहाँ पर सारा काम कर लेंगे, चाहे यहाँ की सेना हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, ज़्यादातर जो है भारतीयों को ही शामिल किया जाता था, ठीक है। तो अब असहयोग का मतलब था कि जो सरकारी पदों पर जो सेवा कर रहे हैं और वो भारतीय हैं, जो सरकारी पदों पर है वो भारतीय हैं, तो वो भारतीय क्या करें कि अब अंग्रेजों का सहयोग ना करें। हम जिस तरीके से सही से अब हड़ताल वगैरह आप देखते होंगे, वर्तमान में हड़तालें होती हैं, जैसे कि अगर हम पुरानी पेंशन को लेकर के करें तो वहाँ जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, तो कोई हिंसा तो नहीं करते हैं, वो अपनी मांगों को रखते हैं और हड़ताल कर देते हैं, नहीं काम करते हैं। जैसे बिजली विभाग वाले हड़ताल कर देते हैं, अपना बिजली वाला काम ही बंद कर देते हैं, वो जाते ही नहीं हैं। तो ये है सरकार का असहयोग करना, ठीक है। और असहयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी कुछ मांगे होती हैं, उन मांगों को अगर सरकार नहीं मानेगी तो ऐसे में जो है वो कर्मचारी या उस देश के लोग या नागरिक जो है वो असहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मुख्य अंतर ये है कि यहाँ क्या था पूरी तरीके से कि हम सहयोग नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे और देखते हैं हमारे बिना सहयोग के कैसे सरकार चलती है ना। तो यहाँ पर ये था, ठीक है, क्योंकि बिना सहयोग के सरकार तो सही से चल नहीं पाएगी, तो एकदम श्योर था। तो गांधी जी ने यहाँ पर ये किया। यहाँ पर क्या था कि जो भी हमारे खिलाफ नियम बने हैं हम उनको विनय पूर्वक नहीं मानेंगे। ये दोनों में अंतर है, मुख्य अंतर ये है। चलिए आइए हम यहाँ पर बात कर रहे थे इनकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो अगर हम पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, क्योंकि पहले हुआ है ना, पहले ये हुआ 5 सितंबर 1920 को। तो अब आपको अगर इसकी पृष्ठभूमि को समझना है तो आप इसके पहले थोड़ा सा जाइए कि कौन सी घटना हुई थी। याद करिए आप कि इसके पहले 5 सितंबर 1920 के पहले कौन सी घटना हुई थी। देखिए ये हम भले इनका तात्कालिक कारण कुछ बता दें, इन आंदोलनों का तात्कालिक कारण हम कुछ भी बता दें, लेकिन ये अचानक होने वाले आंदोलन नहीं है। इसको जो है पहले से ही प्लान किया जाता था, बहुत समय लगता था, उसको एक उपयुक्त समय देखा जाता था, तब गांधी जी जो इसको शुरू करते थे। उचित समय उचित माहौल देख करके ही आंदोलन शुरू किए जाते थे। तो अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन के पहले मैं आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण जो है घटना हुई थी जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था अमृतसर में जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर लगभग जो ये बताया जाता है कि 1000 लोग जो है वो मारे गए थे। तो मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को डिटेल पर नहीं बताऊंगा, बस इसके ये समझते रहिए कि अब वो जो हत्याकांड हुआ उसको पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में बहुत ही उसकी जो है उसके बारे में बोला गया कि ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हालांकि फिर भी जो है अगर हम ब्रिटिश संसद की बात करें तो ब्रिटिश संसद में डायर को जो है शेर बोला गया कि बहुत बड़ा शेर है, देखिए वहाँ जा कर के ये कर दिया। तो उसको वो जिसको दंड मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से एक मासूम जनता जो मारी गई, मासूम लोग जो मारे गए, वहाँ पर महिलाएं बच्चे सभी लोग थे। तो अब उसकी बड़ाई की जा रही ब्रिटिश संसद में, और उतना उसको दंड नहीं दिया गया। हालांकि उसको पद से हटा दिया गया, लेकिन उसके साथ और उसको किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिली, ठीक है। तो उसके लिए जो है कमीशन भी गठित किया गया। ये सरकारों का एक सिस्टम होता है कि जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तुरंत जो है वो आयोग गठित कर देते हैं, समितियां बना देते हैं कि हाँ उसकी जांच होगी, ताकि जनता शांत हो जाए उसके लिए। तो समिति बनती है, लेकिन उस समिति का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और वो जनरल डायर के विरुद्ध भी नहीं जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही भारत के जो लोग थे, क्रांतिकारी जो थे हमारे, उन लोगों ने भी अपनी एक समिति बनाई थी, ठीक है। वो जो है उस समिति के माध्यम से इसकी जांच पड़ताल, इसका अवलोकन कर रहे थे कि इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों ऐसा किया गया। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन को शुरू करने का एक रीज़न तो ये था, ठीक है। पहला रीज़न क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि गलत था, पंजाब में हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो उसके पीछे असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे एक तो ये रीज़न था। और गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि अगर आप इसकी सही से जांच करा करके उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। तो उसी के जो है आधार पर ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण भी इसका है। दूसरा कारण ये है कि आपने पढ़ा होगा जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो भारतीय जो मुसलमान थे या भारतीय लोग थे, उन्होंने तुर्की के बारे में बोला था कि तुर्की का जो खलीफा है वो खलीफा जो है पूरे दुनिया भर का जो है खलीफा, उसको लोग अपना प्रतिनिधित्व मानते थे, अपना नेता मानते थे। मुस्लिम लोग जो हैं वो अपना तुर्की के खलीफा को नेता मानते थे। लेकिन यहाँ जब अंग्रेज चूँकि युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में तुर्की पराजित हो जाता है, तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया जाता है, वहाँ के पद से उसको उतार दिया जाता है। तो ऐसे में जो भारतीय मुसलमान थे, ठीक है, अली बंधु थे, उन दोनों ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अब जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुस्लिम आ गए, और आप उसके पहले का इतिहास पढ़ें, जब उनका जो माले मिंटो सुधार आया था उसमें क्या था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। और क्यों की थी, इसके पीछे भी रीज़न था। इसके पीछे ये रीज़न था कि हम मुस्लिमों को अपनी तरफ कर लें, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ये स्थिति ऐसी आती है कि अब जो है मुस्लिमों के लिए वो दूसरी तरीके से अंग्रेज सोचना शुरू कर दिए थे। वो सोचते थे कि मुस्लिमों को अपनी तरफ कर दें और इसके बाद हिंदुओं से लड़ा दें। तो ये फूट डालो राज करो की नीति तो अंग्रेज़ों ने शुरू से ही लगा रखी थी। तो इस तरीके से अब पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि ये बढ़िया मौका है कि हम मुस्लिमों को अपनी तरफ कर लें, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने का सोचा कि हम इनका सहयोग करेंगे, और वो आते भी हैं सहयोग करने के लिए। हालांकि एक जो है CR दास का नाम सुना होगा, चित्तरंजन दास, उन्होंने जो है इसका विरोध भी किया था कि आप जो है इस खिलाफत आंदोलन का सहयोग क्यों कर रहे हैं, इसका तो विरोध करना चाहिए। तो एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है कि किसने इसका विरोध किया था गांधी जी का कि आप खिलाफत आंदोलन का सहयोग मत करिए। तो उसी 1920 के दौरान जो है शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन में पूरी तरीके से महात्मा गांधी जो है जुड़ जाते हैं। हालांकि बाद में इनको इस आंदोलन का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, मस्जिदों में जाते हैं, कई जगह अपने भाषण वगैरह देते हैं। तो अब यहाँ गांधी जी का मकसद ये था कि अगर मुस्लिम भी हमारे साथ आ जाते हैं तो हम जो है जो भी आंदोलन खड़ा करेंगे तो उसमें जनसंख्या भारी मात्रा में होगी और थोड़ा अंग्रेज ज़्यादा दबाव में रहेंगे, अंग्रेज जो है ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे। तो दूसरा कारण ये था कि खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे उसको उसके पद से उतार दिया गया था, जो कि पूरे विश्व के मुसलमान अपने आप अपना अपमान समझ रहे थे कि अगर हमारे खलीफा को उतार दिया गया पद से तो इसका मतलब पूरे विश्व के मुसलमानों का अपमान किया है अंग्रेजों ने। इस आधार पर जो है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो दो रीज़न जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने के हैं, ठीक है। तो आप आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों शुरू किया गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो आप देखिए यहाँ इसकी डेट है 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930। अब आप इसके पीछे जाइए, तो जब आप इसके पीछे समय में जाएंगे तो 1929 का समय आता है। साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन आया था और ये भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है। तो ये आया तो बंबई में 1928 ईस्वी में था, 1927 ईस्वी में बना था, 1929 में इसने अपनी चीज़ों को सिफारिशों को लागू किया। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि पंजाब केसरी या शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को जो है लाठीचार्ज उनके ऊपर कर दिया गया और जो है कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो वो जो साइमन कमीशन था, वो जो संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया था, एक तो वो कारण था कि ये जो है सही नहीं है, भारतीयों के साथ धोखा किया जा रहा है। दूसरी बात, दूसरा रीज़न यहाँ पर आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि गांधी जी ने जो है 11 सूत्री मांग रखी। जब साइमन जो है आयोग नहीं लागू हो पाया, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी। और उस 11 सूत्री मांग में मैं 11 की 11 नहीं बताऊंगा, उसमें से हालांकि मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आधुनिक भारत के इतिहास में देख सकते हैं जाकर के। तो
मैं एक चीज बताऊंगा, 11 सूत्री मांगों में एक मांग ये थी कि जो है नमक कर जो है वो समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि नमक पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। आम जनता का ये जो है होना चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि हर एक भोजन में पड़ती है, बिना नमक के है जो है बिना भोजन का कोई स्वाद ही नहीं होता है। और ये ग्रामीणों से, गरीबों से इसके लिए टैक्स लिया जा रहा है। हमारा ही नमक हमारे देश में ही बनता है और हम इसे टैक्स लिया जा रहा है। तो ये जो है नमक कर को समाप्त करने का जो मुख्य मुद्दा था उसको गांधी जी ने उठाया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। चूंकि नमक के लिए कानून बनाया गया था, नमक टैक्स लगाने के लिए कानून बनाया गया था, तो गांधी जी ने कहा कि हम इस नमक कर कानून का विरोध करेंगे। और कैसे करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन करके हम इस नमक कर के लिए जो नियम बना है कि भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं, इस नियम का हम विरोध करेंगे। तो ये इसका कारण था इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे मुख्य कारण एक ये था। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो है जब नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ गांधी जी का, ये कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च। तो अब ये जो है दांडी मार्च जो है किया गया, तो कहाँ से शुरुआत होती? तो साबरमती, अहमदाबाद में एक जगह है, अहमदाबाद जो है जिला है गुजरात का, अहमदाबाद के साबरमती जगह से जो है इस दांडी मार्च को शुरू किया गया था और दांडी तक जाना था, पूरी तरीके से पैदल मार्च था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को, कब? 12 मार्च, यहाँ पर डेट नहीं लिखी मैंने, 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है ये दांडी से शुरुआत करते हैं। अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है ये अपना यात्रा, पद यात्रा करते हैं। और ये 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये कहाँ पहुँचते हैं? दांडी में पहुँचते हैं। ठीक है, और दांडी में फिर अगले सुबह मतलब 6 अप्रैल को ये एक मुट्ठी नमक उठा करके अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून जो था उसको तोड़ देते हैं, एक सांकेतिक तौर पर तोड़ देते हैं 6 अप्रैल को। ठीक है, तो 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उनके नियम का विरोध किया, अवज्ञा की, उसको नहीं माना। और कैसे? विनय पूर्वक, कोई हिंसा नहीं की। तो हम ये कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। हालांकि आप लोग डेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, सन पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। अगर आप स्टोरी समझते हैं और उस घटना का पृष्ठभूमि अगर आप समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? दांडी से, क्योंकि दांडी पे ही जाकर के नमक कानून तोड़े थे। और ये दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये साबरमती से शुरू हुआ था। अब ये समाप्त कब हुआ? समाप्त हुआ ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और किसके द्वारा? दिल्ली समझौता के द्वारा या दिल्ली पैक्ट के द्वारा जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाता है पहली बार। ठीक है, अब दिल्ली पैक्ट क्या है ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। आपने एक नाम सुना होगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन, इरविन कौन थे? उस समय के जो है गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड इरविन। तो गांधी और इरविन, गांधी जी और इरविन के बीच में जो है एक समझौता हुआ था। उस समझौते को जो है दिल्ली समझौता, क्योंकि दिल्ली में हुआ था इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या था कि गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी थी, उन 11 सूत्री मांगों में जो अधिकतर मांगे थी वो जो है मान ली गई थी इरविन के द्वारा। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो जाती है। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गांधी इरविन के बीच में ये बात नहीं रखी कि नहीं उनको भगत सिंह को फांसी ना दी जाए। हालांकि उन्होंने मांग रखी थी, लेकिन इरविन ने साफ साफ कह दिया था कि हम उन सभी बंदियों को तो छोड़ देंगे जो ज़्यादा हिंसा नहीं किए हैं, लेकिन जिन्होंने भयंकर हिंसा की है, जिन्होंने मर्डर किया है, किसी का हत्या की है, हम ऐसे बंदियों को कैद से नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी जी ने कहा जाता है कि ज़्यादा फोकस नहीं किया, ज़्यादा जोर नहीं दिया इस बात को लेकर के। तो इसलिए बाद में जो है जब ये अमृतसर उधर जाते हैं तो वो काले झंडे दिखाए जाते हैं गांधी जी को कि इन्होंने जो है भगत सिंह को बचाया नहीं था। लेकिन ये पूर्णतः बात जो है वो सत्य नहीं है। इनकी तह पर जब आप जाएंगे इस घटना के तो आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं उतना ज़्यादा। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच में जो समझौता होता है, और इस समझौते के तहत एक चीज़ और होती है कि
जो है कांग्रेस जो है साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको उन पर चर्चा करने के लिए 1930 ईस्वी में ही इससे शुरुआत होती है गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन जो होंगे उसमें कांग्रेस क्या करेगी, अपना प्रतिभाग करेगी, ये भी कहा गया। और ये भी कहा गया गांधी अरविंद समझौते में कि इसी दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। तो फिर बाद में क्या होता है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि कंफ्यूजन बहुत रहता है कि एक बार फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था दिसंबर 1931 ईस्वी में। ठीक है, कब? दिसंबर 1931 ईस्वी में एक बार गांधी जी के द्वारा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि चलता है लगभग 3 साल तक। 1934 में जो है ये समाप्त होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप जानते रहिए। और उसी प्रकार अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच सही से नहीं हो पा रही थी, उसके विरोध में। और दूसरा, जो तुर्की का जो खलीफा था उसको अपदस्थ कर दिया गया था, तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, तो उसकी वजह से भी ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि असहयोग में ही खिलाफत को जोड़ दिया गया था। ठीक है, याद रखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों भले ही आपको अलग अलग आप पढ़े हों, लेकिन ये दोनों एक के साथ ही चलते हैं, एक में मर्ज कर दिए जाते हैं गांधी जी के द्वारा। और तभी तो ये आंदोलन बड़ा आंदोलन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों ने भी बहुत भारी मात्रा में प्रतिभाग किया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। राइट, तो ये समाप्त कब होता है? ये समाप्त होता है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि चौरी चौरा जो कांड है वो तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और कई किताबों में लिखा रहता है कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसी दिन से जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। वैसे तो कई किताबों में 5 फरवरी 1922 दिया होगा, अगर कोई पुरानी किताब से पढ़ रहा है तो। अब ये याद रखिए कि ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। 30-23 पुलिसकर्मी के लगभग मारे गए थे। चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है। तो अब यहाँ पर बारदोली में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस की एक बैठक होती है, अधिवेशन नहीं कहेंगे, बैठक कहेंगे। तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में एक बैठक में क्या किया गया कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का सोचा गया, विचार इसमें किया गया। और गांधी जी जानते हैं, वो पहले ही कहते थे कि अगर किसी आंदोलन में मेरे हिंसा होती है तो फिर वो आंदोलन जो है वहीं से स्थगित कर दूंगा। और भी कई रीज़न थे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा समाप्त किया जाता है। मैं उन पर ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन बता रहा होता तो मैं इसकी पृष्ठभूमि को और इसके परिणाम को, उस समय की घटना को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करता। लेकिन हमारा मुख्य फोकस क्या है कि हम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो मेन बातें हैं हम उन पर आते हैं। ठीक है, हालांकि मेन वो भी हैं, ऐसा मत समझिएगा कि वो सब बेकार बातें हैं। अब जैसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया, जबकि असहयोग आंदोलन इसका लक्ष्य क्या था? स्वराज था। तो याद रखिए, शुरू में जो हमारे भारतीय जो आंदोलनकारी थे, भारतीय जो नेता थे, जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनका फोकस पूर्ण स्वतंत्रता पर नहीं था, बल्कि डोमिनियन स्टेट का था। और डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, आपके सारे अधिकार होंगे, लेकिन फिर भी आपका बॉस जो है कोई और होगा। जैसे ब्रिटेन जो है वो आपका बॉस होगा, राजा के ही नेतृत्व में, राजा की छत्र छाया में ही आप अपनी सरकार को, अपने देश को चलाएंगे। ऐसे देशों को बोला जाता है क्या? ऐसे देशों को बोला जाता है डोमिनियन स्टेट। और ऐसे कई डोमिनियन स्टेट अंग्रेजों के थे। तो यहाँ पर शुरू में ये था, क्योंकि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज़ थी, इसके बारे में छोटे विचारधारा के लोग सोच ही नहीं सकते थे। उस समय ऐसा माहौल था। ठीक है, पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा था। तो यहाँ पर यह था कि स्वराज ही मिल जाए, यही बहुत है, स्वराज ही, इतना ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाते थे। तो ये याद रखिए कि असहयोग आंदोलन के समय जो स्वराज शब्द था, इस स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि डोमिनियन स्टेट था। राइट, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिए। यहाँ स्वराज का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता। ठीक है, हालांकि बाद में जब असहयोग आंदोलन के जब ये असफल हो जाता है, ये जब समाप्त हो जाता है, तो उसके पश्चात कई सारे जो कांग्रेसी नेता थे, जो देश के कई आंदोलनकारी नेता थे प्रमुख, वो लोग गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और अपने अपने कई संगठन भी बनाते हैं। ठीक है, अपने जैसे उसी में से एक स्वराज दल भी बना था। ठीक है, उसी में से एक स्वराज दल भी बना था, जिनका उद्देश्य था
स्वराज पार्टी में जो है भी स्वराज्य की मांग की गई थी, और वो स्वराज्य क्या था, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, और बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध भी करते हैं। मोतीलाल नेहरू का जो स्वराज पार्टी का जो बनाया गया था एक तरीके से संविधान, नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट उसको बोलते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, और उसमें ये व्यवस्था थी, एक बात मैं बता रहा हूँ कि डोमिनियन स्टेट की या स्वराज की मांग की गई थी। तो बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि पूर्ण स्वतंत्रता। और इसके बाद 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, वहाँ पर ये सब स्पष्ट किया गया कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, इससे कम कुछ भी नहीं, अर्थात डोमिनियन स्टेट जैसी कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ अभी असहयोग आंदोलन में इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना, स्वराज प्राप्त करना, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये पहला अंतर है दोनों में। ठीक है, दूसरी यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। यहाँ पर क्या था कि जो भी कानून बनेंगे हम उन कानून का पालन नहीं करेंगे, लेकिन हम हिंसा भी नहीं करेंगे, हम धरना देंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम उस कानून को तोड़ देंगे, और वो भी विनम्रता पूर्वक, बिना किसी हिंसा के। तो ये मुख्य हथियार माना गया यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उपनिवेशी शासन से असहयोग। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो उपनिवेशी शासन है, जो ब्रिटेन का शासन है, हम इसका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे भारतीय जो हैं वो कुछ बड़े पद तो नहीं मिलते थे, कई पदों में थे, चाहे वो वक्ता हों, चाहे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हो, ऐसी जगहों पर जो थे उन लोगों ने क्या किया कि त्याग पत्र दिया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था, त्याग पत्र दिया था, सहयोग नहीं किया था। तो देश को चलाने में सभी व्यक्तियों का योगदान होता है, चाहे वो सरकार में सेवा में हो या सरकार में सेवा में ना हो, वो प्राइवेट व्यक्ति हो, सभी का सहयोग होता है। लेकिन अगर वो लोग चलाना बंद कर, जैसे अगर आप सोच लीजिए कि अगर किसी आप शहर में रहते हैं, शहर की सारी दुकानें बंद कर दें, सारे व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर दें, तो क्या होगा, समस्या होगी ना, लोगों को समस्या होगी, सरकार को जब लोगों को समस्या होगी तो सरकार को स्वाभाविक सी समस्या होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि यहाँ असहयोग करना कहा गया कि असहयोग, हम सहयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या था, अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ा गिरावट आई, जबकि यहाँ पर क्या था, इसमें इस वर्ग ने तत्परता दिखाई थी। तो यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग था, चाहे वो हमारे वकील हों, एडवोकेट हों, या जो छात्र हों वो हों, या ऐसे देश के पढ़े लिखे शिक्षित लोग हों, वो सारे लोगों ने जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और तत्परता दिखाई थी। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिख रखा है कि CR दास, चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दी थी अपनी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए चित्तरंजन दास ने क्या की थी, अपनी वकालत तक छोड़ दी थी कि हम वकालत नहीं करेंगे। जो छात्र थे उन्होंने अपने कॉलेज स्कूलों को छोड़ दिया था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इनके स्कूलों में। तो इस तरीके से जो है असहयोग किया जा रहा था, किसका, सरकार का सहयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग ने तत्परता दिखाई, लेकिन यहाँ पर क्या था, बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ा गिरावट आई। अब यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग उतना शामिल नहीं हुए, लेकिन इसकी भरपाई जो है किसने की, इसकी भरपाई किसानों ने की, व्यापारियों ने की, किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे हम बात करते हैं कि इसमें मुस्लिमों की सहभागिता कम थी। ठीक है, इसमें मुस्लिमों की सहभागिता कम थी। अब इसमें मुस्लिमों की सहभागिता का रीज़न ये था कि धीरे धीरे जो है मुस्लिम लीग तो बनी ही गई थी, और आपने ये भी देखा था कि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में थोड़ा सा अब सांप्रदायिक जो बातें हैं, सांप्रदायिक चीज़ें हैं, वो सामने आने लगी थी, मनमुटाव हो गया था। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर मुस्लिम जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं होते, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने आप को मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी मानती थी, और ज़्यादातर मुस्लिम जो है उसके साथ जुड़े भी हुए थे। तो इस वजह से यहाँ मुस्लिम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं। अब असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो खिलाफत आंदोलन था वो मुख्य रूप से मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था। तो मुस्लिम और हिंदू सब मिल करके असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर के। इस वजह से यहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। ठीक है, हाँ, यहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकी जनसंख्या
इस आंदोलन से यहाँ पर ज़्यादा थी। इसमें कोई बड़ा मजदूर विद्रोह नहीं हुआ, हालांकि किसान व व्यावसायिक वर्ग ने भागीदारी की। यहाँ पर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यहाँ मजदूर वर्ग ने कोई खास आंदोलन नहीं किया था। यहाँ पर वही जो मैंने आपको उदाहरण बताए थे कि एका आंदोलन है, आपका मोपला आंदोलन है, अवध किसान आंदोलन है, ये आंदोलन जो है इसी दौरान हुए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, यहाँ पर भी किसानों ने सहयोग किया और यहाँ पर भी किसानों ने सहयोग किया। यहाँ जो है मजदूर नहीं थे ज़्यादा, लेकिन यहाँ मजदूरों ने भी आंदोलन अच्छे से किया था, इस बात को याद रखिए। आगे हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट है इसमें राजनीतिक कैदियों की संख्या असहयोग आंदोलन से 3 गुना थी, 3 गुना अधिक थी। मतलब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ जितनी जनसंख्या थी उसका 3 गुना सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी। तो ये ज़्यादा बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या की भागीदारी हमें देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा सा कम थी। तो ये जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पर आई होप समझा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।